हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है कि हम 10th क्लास की इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। उसी सीरीज़ में हमारा आज सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहले तो लास्ट वीडियो में हमने जाना कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। कोई भी ऐसा जिसमें आर्थिक लेन देन होता है या हम आर्थिक व्यवहार करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, उसको अर्थव्यवस्था बोला जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत के अंदर जो आर्थिक लेन देन होता है उसको भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, हम चैप्टर का नाम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। हम इसको सेक्टर में, कुछ सेक्टर में डिवाइड करते हैं जो मेनली 3 होते हैं। उसके आधार पर हम देखते हैं कि किस किस सेक्टर में कौन कौन सा काम किया जाता है और किसके आधार पर रोजगार का सृजन किया जाता है और इनकम को रिसीव किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक कार्यों का क्षेत्र, जैसे कि हम अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं कि कुछ लोग काम पर लगे हुए हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सभी व्यक्ति हैं जो सेम काम करते हैं। कोई मजदूर है, ठीक है, कोई सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, कोई अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहा है। ठीक है, जैसे ये डाकिया है, ये कुली का काम कर रहा है। ये जो लेडीज़ है ये कपास चुग रही है और ये ईंटों की पथाई हो रही है। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी गतिविधि या अपने अपने कार्य अलग अलग तरह से करता है। और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं, यानी इनको डिवाइड करते हैं 3 सेक्टर में, जिसको क्या बोला जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक या सेक्टर हम इनको कहते हैं। ये मेनली 3 होते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं। ये आ गया सेक्टर। ठीक है, और इसमें पहले तो ये रहा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, और ये हमारे पास ये आ गया द्वितीयक क्षेत्र और ये तृतीयक क्षेत्र। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें मेनली वे चीज़ें आती हैं जिसे हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं डायरेक्ट, जैसे कृषि करना। ठीक है, ज़मीन से कुछ प्राप्त करना। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जैसे ये गेहूँ, यहाँ पे गेहूँ हो गई, ये पशुपालन हो गया, ये पेट्रोलियम हो गया यानी कोयला, और यहाँ पर पेड़ पौधे हो गए। ये सभी किस में आते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, विनिर्मित वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। मतलब इसमें यदि देखा जाए तो जो पहले क्षेत्र से प्राप्त होता है उन चीज़ों का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र में उनसे कुछ उत्पादन प्राप्त करते हैं। जैसे हम क्या है, यहाँ पे हमें कपास प्राप्त हो गई, कपास से हम इसका विनिर्माण करके या दोबारा रिसाइकिल करके इससे क्या करते हैं, कपड़ा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, ये जो हमारा कपड़ा है इसमें मतलब औद्योगिक इकाई का यूज करते हुए हमने क्या किया, कपड़ा के उत्पादन के रूप में प्राप्त किया है। तो इसको सेकेंडरी सेक्टर बोला जाता है। ये इसमें क्या होता है, जो हमारी प्राकृतिक वस्तुओं का यूज करते हुए हम उनमें कुछ निर्माण करते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, उसके बाद वो किस में जाती हैं, सेकेंडरी क्षेत्र में जाती हैं। आगे आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को मेनली सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आ गया ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन की सुविधा। ये कंप्यूटर किया गया, पेट्रोल पंप हो गया। और इसमें क्या आता है, जैसे ये टेलीफोन वगैरह, इसमें
ये इस प्रकार की सेवाएं आती हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो हमारे लिए एक सेवा का काम करती हैं। जैसे इसमें डॉक्टर हो गया, ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, ये तृतीय का क्षेत्र होता है। चलो देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष, इसमें दे रखा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे कपास की खेती करना, ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जलवायु पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम क्या है, पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इस प्रकार दूध एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार क्या आता है, खनिज आवश्यक प्राकृतिक उत्पाद हैं, ठीक है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि कहा जाता है। तो इसको प्राथमिक ही क्यों कहा जाता है, ठीक है, जैसा कि क्योंकि यह उन सभी उत्पादों पर आधारित है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में मेनली क्या होता है कि जो भी हमारे कृषि, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हुए हम किसी उत्पाद का उत्पादन करते हैं तो उसके द्वारा उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली यानी औद्योगिकरण के द्वारा उनके अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से, जो यहाँ की वस्तुएं हैं हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त नहीं होती। जो नेचर से प्राप्त वस्तुएं हैं उनका हम यूज करते हुए कुछ और प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग करके हम सूती कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। गन्ना क्या होता है, गन्ना एक प्राकृतिक उत्पाद है, कृषि के द्वारा हम प्राप्त होता है। तो गन्ने का उत्पाद करके हम उससे क्या है, चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मिट्टी का यूज करते हुए हम ईंटों तथा भवनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसमें औद्योगिक क्रिया की जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये था हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब आता है तृतीयक क्षेत्र, मतलब हमने नेचर से चीज़ें प्राप्त कर ली और उनमें रिसाइकिल करके या उनमें मैन्युफैक्चरिंग करके हमने कुछ और भी उत्पादन कर लिया, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में काउंट कर लिया। इसके अलावा कुछ अन्य एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, सर्विस सेक्टर यानी तीसरी श्रेणी में गिनते हैं, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है कि इसमें वस्तुओं का उत्पादन की बजाय सेवाओं में डील करते हैं हम, ठीक है। जैसे क्या हो गई, बैंकिंग की सेवा हो गई, डॉक्टर की सेवा हो गई, ठीक है, एक सीए हो गया, टेलीफोन संवाददाता हो गया, ठीक है। इस प्रकार की एक्टिविटी को हम तृतीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों में एक तीसरी कोटि भी है, जिसे क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग एवं मदद करती हैं, ठीक है। और आगे जैसे कि हम आते हैं, हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार या मतलब जो पत्र व्यवहार होता है, बैंकों से कर्ज लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसमें परिवहन, भंडारण, संचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं की बजाय सेवाओं का अर्जन करती हैं, मतलब इसमें हम किसी से बात करेंगे तो उससे हमें कोई प्रोडक्ट थोड़ा मिलेगा, इससे हमें सर्विस मिलती है, तो इसलिए इसको
तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इसमें और क्या उदाहरण है। वर्तमान के समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे हो गया, एटीएम हो गया, कॉल सेंटर हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि, ये सभी किसके हैं? तृतीयक क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं तीनों क्षेत्रों की तुलना करके कि मतलब ये कैसे कैसे डिपेंड करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विविध उत्पादन कार्यों में काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में हम देखना है कि क्षेत्र में कितनी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती हैं और ये कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं तथा किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र में ये बना, सेकंड में बना और तृतीयक में ये बना। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ मतलब कितना प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन हो रहा है, कितना सेकेंडरी में हो रहा है, कितना टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में हो रहा है। तो प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट या उत्पाद के बारे में गणना करते हैं तो हम उसके अंतिम प्रोडक्ट को, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की गणना करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक आदमी है, ठीक है, इसने 100 किलो गेहूँ क्या किया, पैदा किया। ठीक है, बाद में इससे जाकर क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर आ गया। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में इसका यूज करते हुए हमने क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया। ठीक है, तो हम इस गेहूं को काउंट करें या इस ब्रेड को काउंट करें। ठीक है, इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या करते हैं, हम अंतिम वस्तुओं की गणना करते हैं ताकि हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। यदि ऐसा ना हो तो क्या हो, हम एक बार तो इस 100 केजी गेहूं को भी काउंट कर लेंगे और उसके बाद जो ब्रेड की कीमत है उसको भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये जो 100 केजी गेहूं खरीदी है सर्विस सेकेंडरी सेक्टर वाले ने, ये क्या है, ब्रेड के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसका यूज करते हुए आगे क्या बनेगा, ब्रेड बनेगा। ठीक है, यदि तो एक बार फिर इसमें भी 100 किलो गेहूं हो गया और आगे जो ब्रेड की कीमत आ गई उसके भी आ गया। ठीक है, इसकी बजाय हम क्या करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको शामिल करते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुएं सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। मतलब जो आखिर में कोई भी चीज़ है जिसका उपभोग किया गया है, केवल हम उसको शामिल करेंगे। क्या होता है, जैसे कि देखते हैं हम, एक किसान किसी आटा मिल को 20 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल गेहूं की पिसाई करती है और बिस्कुट कंपनी को आटा बेचती है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। क्योंकि इन्होंने पिसाई की तो उसमें 5 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ साथ चीनी, तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात यह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है उसको ही हम क्या करते हैं, गणना में शामिल करते हैं। ठीक है, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो एक बार तो हमारे 20 रुपये ये ऐड हो गए, एक बार ये 25 ऐड हो गए, एक बार 80 ऐड हो गए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो इसलिए फाइनल प्रोडक्ट को ही 80 रुपये को ही केवल हम काउंट करके चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं तीनों।
तीनों जो सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर 1 2 3, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मान लो ये कोई कपास का उत्पादन होता है, यदि ये कपास का उत्पादन करना बंद कर दे तो हमें कपड़ा कहाँ से प्राप्त होगा? ठीक है, यदि ये कपास का उत्पादन बंद कर दे तो हम कपड़ा कहाँ से लाएंगे? तो और मान लो यहाँ पे फ़ोन की सुविधा है, ठीक है, फ़ोन की सुविधा हमें मिलती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि ये विनिर्माण उद्योग इसके फ़ोन के पुर्जों का, यानी जो उसकी असेंबली है या उसकी बॉडी का काम है, यदि उसको करना बंद कर दे तो हमें फ़ोन कहाँ से प्राप्त होगा? फिर हम कैसे एक दूसरे के साथ क्या कर सकेंगे? बात कर सकेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक सेक्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है, इनका अलग अस्तित्व तो है, लेकिन एक दूसरे के बिना इनकी कल्पना संभव नहीं है। आगे इसमें आया है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि कोई भी एक निश्चित समय के अंदर एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आगे आता है क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास समस्या क्या थी? हमारे पास ना तो कुछ तरह का उद्योग था, हमारे पास करने को क्या थी? कृषि थी। तो और हमारे पास अनाज का भी प्रोडक्शन कम था। तो उस स्थिति में हमारे पास जो क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में थे? हमारे कृषि सेक्टर में थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, हमारा जो प्रोडक्शन है अधिक मात्रा में होने लगा, तो अनाज की जो हमारी किल्लत थी, ठीक है, वो क्या हो गई? फुलफिल हो गई। उसके बाद उद्योगों की स्थापना हुई। उद्योगों की स्थापना होने से क्या हुआ कि जो हमारा लोग क्या थे, कृषि क्षेत्र से यानी प्राइमरी क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में शिफ्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज के टाइम में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग सेवाएं देना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय किसी परिश्रम करने के। इसलिए आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे इनका चेंजमेंट हुआ। जैसे कि ये था, हम 1973-74 की बात करें तो हमारा क्या है, हमारे पास क्या है, ये जो है हमारा ब्लू में ये है प्राथमिक क्षेत्र, और ये हमारा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, और ये क्या है? तृतीयक क्षेत्र। यदि शुरुआत में देखें तो हम 1973-74 में दोनों सेम से थे। इसमें मोस्टली लोग क्या थे? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। लेकिन यदि 2013-14 की बात करें तो उस टाइम में क्या हुआ, लोग कृषि की बजाय सर्विस सेक्टर में ज़्यादा चले गए, और उसके बाद कम क्या है? सेकेंडरी सेक्टर में, और उससे कम है प्राइमरी सेक्टर में यानी कृषि क्षेत्र में, ठीक है। यदि हम देखते हैं कि उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने देखा कि जो 1973-74 की बजाय हम 2013-14 की बात करें तो हमें उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो हमारी जनसंख्या का किस में ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है? तृतीयक क्षेत्र में ग्रो कर रही है। उसके बाद आता है रोजगार की हिस्सेदारी। रोजगार की मतलब अधिकांश जो लोग हैं हमारे देश के, वहाँ पर कहाँ पे नियोजित हैं? यदि 1977-78 की बात करें तो 71% लोग ऐसे थे जो कृषि कार्यों में लगे हुए थे, और 11% सेकेंडरी सेक्टर में, और 18% टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में लगे हुए थे। लेकिन
17-18 की बात करें तो ओनली 44% लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, 25% लोग ऐसे हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में, और 31% लोग ऐसे हैं जो किसमें, सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। ये हमारा आज के टाइम में रोजगार की स्थिति है। रोजगार की स्थिति में इसमें एक आता है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है जब लोग प्रत्यक्ष रूप से किसी कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लग जाएं तो उसे क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जिस प्रकार यदि हम आज के टाइम में एग्रीकल्चर की बात करें तो यदि किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है और उस परिवार में 5 लोग रहते हैं और वो पाँचों के पाँचों क्या है, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यदि इनसे पूछेंगे तो ये क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। इनकी देखा जाए तो ये केस में है, रोजगार की स्थिति में है। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में एक व्यक्ति भी इस कार्य को कर सकता है। जो एक्स्ट्रा 4 बच गए वो कुछ कुछ समय के लिए कृषि कार्य करते हैं। तो इस बेरोजगारी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। समझ गए। इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लगे हुए हैं, अतः यदि आप कुछ लोगों को कृषि से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, ये अलग है। ठीक है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, यदि उनको हम देखें तो क्या है कि पूरा जो परिवार है या फैमिली है कृषि कार्य में लगी हुई है, लेकिन वास्तव में उनके बगैर भी हम इस काम को कर सकते हैं। आगे आता है अतिरिक्त रोजगार का सृजन। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें। ठीक है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन के लिए हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है छोटी अवधि के लिए। छोटी अवधि के लिए जैसे सरकार ने चला रखा है, रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में कोई सदन होना या कोई कार्य करना है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं हैं जो यह योजना 2005 में लागू हुई थी। इसमें क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार दिया जाता है 100 दिन के लिए। यदि उनको किसी प्रकार से रोजगार नहीं मिलता तो क्या करते हैं, सरकार उनको बेरोजगारी भत्ते के तौर पे देती है। दीर्घकालीन कैसे हैं, दीर्घकालीन में देखते हैं हम दीर्घकालीन रोजगार कैसे करें। कृषि सुविधाओं में सुधार, सस्ती दर पर कृषि ऋण। यदि हम बैंक से क्या करते हैं, बैंक ऋण ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम उससे रोजगार करते हैं, विद्यालय कॉलेजों की स्थापना करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। आगे है आगे देखते हैं। हाँ, ये दे रखा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, जिन्हें काम की ज़रूरत है, कितने 100 दिन का रोजगार गारंटी दी जाती है। यदि रोजगार उपलब्ध कराने में असफल है तो उनको क्या देता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और इसमें उन लोगों को वरीयता दी जाती है जिसका क्या है, जो गरीब से भी ज़्यादा गरीब है। ठीक है, और इसमें एक आता है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है और उसको अपनी क्वालिफिकेशन के
अकॉर्डिंग क्या नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो उसको क्या बोलेंगे, शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, केंद्रीय सरकार ने इसे भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया था। ठीक है। आगे है संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन। यदि हम कोई भी कर्मचारी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है संगठित, ठीक है, और एक आता है असंगठित। ठीक है। संगठित कौन से होते हैं, असंगठित कौन से होते हैं? संगठित क्षेत्र वे होते हैं इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित हो, ये सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें वे रोजगार आते हैं, जैसे एक कांता एक कार्यालय में काम करती है जो 9:30 से 5:30 तक काम करती है और प्रत्येक माह अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है, उसे चिकित्सा तथा अन्य भत्ते भी मिलते हैं। ये क्या हो गया, ये है संगठित रोजगार। संगठित रोजगार में मतलब हमारे जो काम करने का टाइम है वो भी फिक्स रहता है और सरकार से सुविधाएं भी मिलती हैं और टाइम पे हमारा बोनस वगैरह जो प्रोविडेंट फंड है वो भी हमें मिलता है। इसके अलावा एक कमल है। कमल क्या करता है, जो इसके पड़ोस में एक किराने की दुकान है, जो भी शॉप है, इसमें ये काम करता है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम को 8 बजे आता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता, बस जो भी मिलता है उसे क्या मिलता है, अपनी मजदूरी मिलती है। और इसे क्या है ना उसे कोई छुट्टी का सवेतन या अवकाश नहीं दिया जाता। मतलब यदि वो छुट्टी करेगा तो वह क्या करे, उसका क्या है, मजदूरी काट ली जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों में देखते हैं कि जो कांता है इसके पास जो रोजगार है उसको संगठित रोजगार बोला जाता है, जो सरकार के नियमों के अनुसार चलता है। इसके अलावा जो ये कमल है, कमल के पास क्या है, असंगठित रोजगार है, जिसमें उसके काम, यदि वो काम पर नहीं जाता तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं। अब संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? ठीक है, मतलब कोई संगठित क्षेत्र में काम करेगा तो उसको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो काम के निश्चित घंटे होते हैं, उसके निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय मिलती है, चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन मिलती है, ठीक है, सेवावेतन अवकाश मिलता है, भविष्य निधि मिलता है यानी प्रोविडेंट फंड, और जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा मिलता है और उसका शोषण नहीं होता है। इसके अलावा हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इसमें इसके साथ कमल के साथ क्या क्या होता है, यहाँ पर कोई सरकारी नियम लागू नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ना कोई जो हमारा कार्य करने का टाइम पीरियड है ना वो फिक्स है। इसके अलावा यदि इसको छुट्टी लेता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है। और इसके अलावा यदि ना इसे किसी प्रकार का अलाउंस मिलता है और ना ही प्रोविडेंट फंड इसे मिलता है। ठीक है, ये इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। आगे है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। ठीक है, किस प्रकार हम उनको बचा सकते हैं। इससे पहले देखते हैं कि भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के क्या कारण है। कृषि एक असंगठित क्षेत्र है क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं है, यहाँ पे बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। कृषि मजदूरों की दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती है, रोजगार सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार ये क्या है, इनकी दिक्कत है। तो संरक्षण की सुविधा की आवश्यकता वाले लोग, संरक्षण की सुविधा किस किस को है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले की जो भी मजदूर हैं उनको क्या है, संरक्षण की आवश्यकता है। इसमें यदि हम देखें तो कौन है, भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, काश्तकार, ठीक है, शिल्पी आदि क्या है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले
लोग हैं। और इसके अलावा इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों, सड़कों पर विक्रेता, काम करने वाले, का बोझ ढोने वाले। इस प्रकार कौन कौन है श्रमिकों में? यदि शहरों में कौन है असंगठित क्षेत्र में? मुख्यतः लघु उद्योग, ठीक है, जो ये रेहड़ी वगैरह लगाते हैं वो, ठीक है, आकस्मिक मतलब थोड़े समय के लिए काम करने वाले। इस प्रकार ये क्या है, असंगठित मजदूरों में आते हैं। आगे आता है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व यानी मतलब जिसका अधिकार के स्वामी के आधार पर क्षेत्र कितने टाइप के होते हैं? स्वामी के आधार पर क्षेत्र दो टाइप के होते हैं। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा होता है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो सरकार का होता है, ठीक है। और निजी क्षेत्र क्या होता है? जिसकी संपत्तियों या स्वामित्व या जो भी सेवा होता है उसके वितरण की जिम्मेवारी एकल व्यक्ति, कंपनी के हाथों में होती है। उसको क्या कहते हैं? हम निजी क्षेत्र कहते हैं। इसमें रेलवे, डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या कर रही है सरकार? अपनी सेवाओं को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होता है, जो सरकारी सेवाएं हैं, जो सरकारी क्षेत्र हैं, तो उन पर सरकार का बोझ पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है? बोझ पड़ रहा है। तो उनकी देख रेख करने के लिए, उनके रख रखाव में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार उन क्या कर रही है, उन क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंप रही है, ठीक है, ताकि वो उनका रख रखाव अच्छे से कर सके, ठीक है। देखा जाए तो वैसे ये बात काफ़ी हद तक गलत भी नहीं है, क्योंकि सरकार का काम होता है देश को चलाना, ठीक है, न कि व्यापार करना। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने यदि किसी कंपनी को, कोई भी सेक्टर को अच्छा फुलफिल कर दिया, एक बड़ा कर दिया, उसके बाद वो निजी हाथों में सौंप देती है, उससे क्या होता है, सरकार को इनकम भी होती है और इस इनकम से देश के लिए फ़ायदा होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज़ होती है। उस कंडीशन में यदि हम एक छोटे एग्जाम्पल के तौर पर हम इस बात को समझें तो क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के 2-3 बेटे हैं, तो उन्होंने उनका पालन पोषण किया, बड़े कर दिए, उनकी अच्छे से शादी कर दी, और बाद में उनको यदि वो सेपरेट होते हैं या अलग होते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब वे अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। तो ये था सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक, इसमें एक आता है सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र से जो पैसा मिलता है वो किसको मिलता है? सरकार को मिलता है, ठीक है। उससे क्या होते हैं, जो गरीब लोगों का विकास करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सड़कों का निर्माण होता है। इस प्रकार की सुविधाएं सरकार लोगों को प्रोवाइड करती है। आगे चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हम देखते हैं कि मतलब जो हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है वो किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित कर रही है। अब यदि मोस्टली जो लोग हैं ओनली कृषि कार्य में ही लगे रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति के पास 2 एकड़ कृषि है, ठीक है, आगे इसके 4 क्या हो गए? बच्चे हो गए, और यदि चारों डिवाइड करेंगे तो इनके 0.5 एकड़ ही ज़मीन आएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारे संसाधन हैं जिससे हमें इनकम प्राप्त होती है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो बेरोजगारी की संभावना बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना चाहिए ताकि हम बेरोजगारी को कम से कम कर सकें। तो इसके साथ ही हमारा ये सेकंड चैप्टर जो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी था वो कंप्लीट होता है। देखने के लिए थैंक यू, और इसको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए जल्दी से जल्दी हम इकोनॉमिक्स के इस पार्ट को कवर कर लेंगे। थैंक यू।